जी, गुड मॉर्निंग। सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस भद्राचल में आपका स्वागत है। और आज हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसमें हमने कवक के बारे में पढ़ा था कि जो कवक होते हैं वह सड़े गले या मृत जैव पदार्थों से या उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये कवक जो होते हैं वह विघटनकारी यानी सड़े गले और मृत जीव जो होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उनके सतह पर बैठते हैं और कुछ पाचक रस छोड़ते हैं जो उसको विलेय के रूप में परिवर्तित करते हैं और उस विलेय को जो कवक है वो भोजन के रूप में अंदर लेते हैं। इस प्रकार के जीवों को मृत जीवी कहते हैं। और इस प्रकार की पोषक प्रणाली को, इस प्रकार भोजन करने की प्रणाली को मृत जीवी प्रणाली कहा जाता है। कवक कौन सी प्रणाली पे अपना भोजन लेते हैं? मृत जीवी प्रणाली। और ऐसे जीवों को मृत जीवी कहते हैं जो मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब ये कवक कैसे वृद्धि करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो कवक होते हैं, कवक की बात करें तो जो कवक के जीवाणु होते हैं, कवक के जीवाणु होते हैं जैसे जीवाणु, बीजाणु। तो कवक के जो बीजाणु होते हैं वह हवा में फैले रहते हैं, हवा में रहते हैं। तो ये कवक के मान लो बीजाणु हो गए, ये हवा में फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही इनको कोई जैव पदार्थ दिखेगा, जैव पदार्थ नहीं जैविक पदार्थ, जैसे रोटी हो सकती है, अचार हो सकता है जो काफी दिनों से पड़ा हो, काफी दिन पड़े रहने रोटी सड़ जाती है ना, सड़ी गली वस्तुओं पे अचार में काफी दिनों तक पड़ा रहे तो उससे फफूंद लगती है, सफेद सफेद फफूंद लगती है ना, वही तो कवक होता है। तो क्या होता है, जब ये अभी कवक के जो बीजाणु हैं, इसके बीजाणु है कवक के बीजाणु, कवक के बीजाणु हवा में फैले रहते हैं। जब इनको कोई जैव सड़ा गला सड़ी गली या मृत जैव पदार्थ दिखता है, जैसे रोटी हो गया, अचार हो गया, ये हो सकता है, तो ये कवक जो है, कवक के जो बीजाणु है इसके आके बैठ जाते हैं और एक नए कवक को जन्म देते हैं, नए कवक को जन्म देते हैं। मतलब अंकुरित होते हैं। अंकुरण का मतलब क्या होता है, नए जीव का जन्म। तो ये जैव पदार्थ मान लो अचार पड़ा है, कवक के बीजाणु आएंगे और इस पर बैठेंगे और इस मान लो ये रोटी है, इसे बैठ गया, कवक के बीजाणु आए यहाँ बैठे और ये नए कवक का बीजाणु पैदा हो गया। क्या करेंगे, नम व उष्ण स्थान, वह स्थान कैसा होना चाहिए, नम व उष्ण, मतलब वातावरण में नमी होती है ना। जब हम बरसात के दिन होते हैं तो वातावरण में हम देखते हैं कि हमारी स्किन जो चिपचिपी हो जाती है, क्योंकि उस पानी में क्या है, सॉरी उस हवा में क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा है, तो वो होती है नमी। क्या होती है, नमी। नम स्थान हो उष्ण, यानी गर्म नहीं होना चाहिए, उष्ण व नम स्थानों पर ही ये कवक पैदा होते हैं, कवक अपनी वृद्धि कर पाते हैं। ठीक है। सेकंड चीज, आपको नमी के बारे में, नमी क्या होती है वापस बताता हूँ। आप कूलर होता है, कूलर, उसमें पानी भरते हैं तो कवक, अब क्या होता है, कूलर में पानी भरा हुआ है, अब जब हम कूलर चलाएंगे उसकी पंखुड़ियां चलेगी और वो जो पानी है वो पंखुड़ी से टकराता है और ठंडी ठंडी हवा हमारे तरफ आती है। काफी देर बैठने पे आप देखना कि उस कूलर की हवा से हमारी स्किन चिपचिपी हो जाती है, क्योंकि उस कूलर की हवा के साथ जो कूलर में पानी भरा हुआ है वो भी हवा के साथ साथ हमारे स्किन पे टकराता है। तो उस हवा में जब पानी की मात्रा हो जाए तो वो क्या होती है, नमी। क्या होती है, नमी। कूलर की हवा में हवा के साथ पानी भी तो होता है ना, इससे ठंडी ठंडी हवा आती है, तो उस हवा में क्या है, पानी की मात्रा भी है, तो वो होती है नमी। तो नमी का मतलब हवा में पानी की मात्रा जो होती है वह ज्यादा हो या कम हो तो वो क्या कहलाती है, नम या नमी कहलाती है। तो नम स्थान जहाँ पर पानी, हवा में क्या हो, पानी की मात्रा, तो नम स्थान और उष्ण यानी गर्म स्थानों पर ही ये कवक वृद्धि कर पाते हैं। तो समझिए, कवक के बीजाणु जैव पदार्थों बैठते हैं और एक नए कवक को जन्म देते हैं और ये नम और उष्ण स्थान होता है वहां पर ये वृद्धि कर पाते हैं। इस प्रकार ये कवक वृद्धि करते हैं और फिर फफूंद के रूप में अचार, रोटी, चमड़ा इसमें बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कवक की वृद्धि। अब इसके बारे में दो तीन लाइन लिखो।
कि कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं और ये जब किसी जैव पदार्थ पर बैठते हैं तो अपने नए अंकुरित नए कण को जन्म देते हैं। नए कवक के बीजाणु होते हैं वो हवा में उपस्थित होते हैं। हवा में उपस्थित होते हैं कवक के जो बीजाणु हैं वो उपस्थित होते हैं। आगे लिखना कि ये जब वे किसी जैव पदार्थ किसी ऐसे जैव पदार्थ या उत्पाद पर बैठते हैं, ऐसे जैव पदार्थ उत्पाद पर बैठते हैं जो क्या हो नम और उष्ण हो, जो नम व उष्ण हो, उसमें क्या होनी चाहिए नमी और उष्णता होनी चाहिए। ऐसे जैव पदार्थ पर बैठते हैं जो नम और उष्ण हो। जैसे अब रोटी है काफी दिनों तक पड़ी रहे तो गीली हो जाती है और वो गर्मी के कारण वो गीली हो जाती है, उससे पानी की मात्रा भी थोड़ी आ जाती है। ऐसे नम और उष्ण स्थान पर ही तो ऐसी उत्पाद पर तो कवक बैठते हैं। तो ऐसे जब किसी जैव पदार्थ या उत्पाद में बैठते हैं जो नम और उष्ण हो, क्या हो इसमें नमी हो और थोड़ी उष्णता हो, गर्मी हो, नम और उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। तो वे अंकुरित होना, अंकुरित नए बीज का निर्माण, नए जीव का निर्माण, अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। पहले अंकुरित होते हैं और उससे नया कवक जन्म देता, नए कवक को जन्म देते हैं, इस प्रकार जो कवक है वो वृद्धि करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कवक वृद्धि करते हैं अपनी संख्या में। इस प्रकार ये नए अंकुरित होते रहते हैं और नए कवक को जन्म देते रहते हैं और इस प्रकार ये कवक वृद्धि करते हैं खाद्य पदार्थों पे बैठ कर। ये कवक के बारे में आगे बढ़ेंगे, ये पढ़ लेते हैं सरजीवी संबंध। सरजीवी संबंध में क्या होता है? सरजीवी संबंध में सरजीवी जो नाम से पता चल रहा है, सर यानी साथ साथ, जीवी यानी जीने वाले जीव, साथ साथ रहकर एक साथ दो जीव रहते हैं और वह एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये इसको भोजन दे रहा है, ये इसको रहने का स्थान उपलब्ध करवा रहा है। ये होता है सहजीवी संबंध। तो जब दो जीव एक साथ रहते हुए एक दूसरे के साथ भोजन और आवास का आदान प्रदान करते हैं तो वह सहजीवी संबंध कहलाता है। सह यानी साथ साथ रहकर, जीवी यानी जीवन यापन करना, साथ साथ रहकर जीवन यापन करना, तो सहजीवी संबंध कहलाता है। तो एक इसमें क्या होता है, कुछ कवक होते हैं वो भी ये कार्य करते हैं। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, तो कवक जो होते हैं वह पोषण प्रदान करते हैं, बदले में जल और पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। अब कुछ जीव कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और वह एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कोई एक जना एक को मान लो एक कवक है, ये वृक्ष है, मान लो ये वृक्ष है, इसमें कुछ कवक होते हैं जो क्या करते हैं, ये पेड़ क्या कर रहा है, वृक्ष इस कवक को रहने के लिए स्थान दे रहे हैं। कवक जो है वो पौधों की जड़ों में रहता है, बदले में ये कवक क्या कर रहा है, कवक इसको क्या कर रहा है, ये पेड़ जो है, वृक्ष जो है, यह इसको रहने के लिए स्थान दे रहा है और भोजन भी दे रहा है। तो पेड़ पौधों की जड़ों में कुछ कवक पाए जाते हैं, तो वृक्ष जो है वह कवकों को पोषण यानी भोजन देता है और स्थान देता है, रहने के लिए स्थान या आवास देता है। बदले में कवक क्या करते हैं, ये पेड़ पौधों की जड़ों को पोषक जो नीचे होते हैं पोषक,
उनका अवशोषण करने में ये कवक जो है पेड़ पौधों की सहायता करते हैं। पेड़ पौधों को भी तो नीचे खनिज लवण और जल पाए जाते हैं ना, उनका अवशोषण करना पड़ता है। और कुछ पोषक होते हैं जैसे नाइट्रोजन वगैरह, इनका अवशोषण करने में जो कवक है ये पौधों की सहायता करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के काम में आते हैं। इस प्रकार के साथ रहकर सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और आपस में अपना आवास तथा अपना आवास जो पोषक है वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं। आवास पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। आगे देखना, जैसे कुछ कवक जो हैं वो इसे क्या कहते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी संबंध में सह के साथ साथ रहकर एक दूसरे के साथ आवास और पोषक तत्वों का बंटवारा करते हैं। मतलब एक दूसरे को रहने का स्थान और भोजन देता है उनका आपस में बंटवारा करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक होते हैं जो पौधों की जड़ों में रहते हैं। कुछ कवक वृक्षों की या पौधों की जड़ों में रहते हैं। तो ये कुछ कवक होते हैं, कहाँ रहते हैं, पौधों की जड़ों में रहते हैं। पौधे क्या करते हैं, कवक को पोषण प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। कवक वृक्ष जो है वो कवक को पोषण खाना पोषण प्रदान करते हैं। बदले में कवक जो है वो क्या करते हैं, पोषक पदार्थों के अवशोषण में बदले में कवक उन्हें जल व पोषकों के अवशोषण में सहायता प्रदान करते हैं। पोषकों के अवशोषण में सहायता प्रदान करते हैं। जो चलिए ये देखिए, इसके बाद देखो सहजीवी संबंध का उदाहरण लाइकेन, वो किसमें लिखेंगे, पहले इसको लिखो फिर हम आगे लाइकेन के बारे में लिखते हैं कि सहजीवी संबंध कैसे स्थापित होता है। चलो मेरे हिसाब से लिख लिया, अब आपने मेरे पीछे तो आगे लिखे मिटा दो इसको, मिटा देता हूँ। मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो आप वीडियो को रोक के भी आराम से लिख सकते हैं। ये होता है, इसीलिए लिखना है सहजीवी संबंध में एक और लाइकेन, उसको भी लाइकेन भी सहजीवी संबंध का उदाहरण है। सहजीवी संबंध ये तो चली रहा था, सहजीवी संबंध का उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन क्या करता है, देखना अभी लाइकेन के बारे में समझते हैं। लाइकेन जो है देखना अभी लाइकेन दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो है कवक, एक शैवाल प्लस कवक। जब शैवाल और कवक दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, लाइकेन। क्या बनता है, लाइकेन। शैवाल और कवक का सामूहिक रूप कहलाता है लाइकेन। तो लाइकेन का दूसरा नाम क्या है, लाइकेन को स्टेज भी बोलते हैं। शैवाल का स्टेज एरिया, कवक का कवक, तो स्टेज और कवक। लाइकेन को क्या बोलते हैं, स्टेज। क्या बोलते हैं, स्टेज, क्योंकि लाइकेन में दो भागीदार होते
कवक, शैवाल और कवक से मिलकर लाइकेन बनता है। लाइकेन में शैवाल और कवक जो साथ रहते हैं वो क्या करते हैं, ये दोनों की सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। शैवाल क्या करता है, शैवाल क्या बनाता है, भोजन। आपको पता है शैवाल अगर हरा होता है तो शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल कवक है तो इसमें क्लोरोफिल है तो क्या बनाएगा, भोजन क्या बनाएगा, स्वयं। क्लोरोफिल है, भोजन स्वयं बनाता है। तो जो ये शैवाल है जो भोजन बनाने किसको देता है, कवक को। भोजन में कवक क्या करते हैं, कवक जो है वह शैवाल को रहने का स्थान और जल उपलब्ध को उपलब्ध करवाता है। ठीक है, देखो शैवाल इसको कवक को देगा भोजन, भोजन में कवक इसको रहने के लिए स्थान देगा, आवास या स्थान, जल देगा और क्या देगा, पोषक तत्व। क्या देगा, पोषक तत्व। तो शैवाल और कवक साथ में रहते हैं, दोनों के सामूहिक रूप को लाइकेन कहते हैं। लाइकेन के भीतर आते हैं शेष शैवाल और शेष कवक। शैवाल क्या करता है, शैवाल में क्लोरोफिल होता है, शैवाल भोजन बनाने किसको देता है, कवक को। शैवाल कवक को भोजन देता है तो बदले में कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल और पोषक को उपलब्ध करवाता है। ये एक दूसरे के साथ अपना भोजन और स्थान का बंटवारा करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं और सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में लिखते हैं। लाइकेन शैवाल कवक के मिलने से बनता है, शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, अतः शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो लाइकेन में क्या होगा, तो लाइकेन में कवक हैं, शैवाल को रहने का स्थान, जल व पोषक उपलब्ध करवाता है। क्या उपलब्ध करवाता है, पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। कवक है वह शैवाल को जल, रहने का स्थान, पोषक उपलब्ध करवाता है तथा जो शैवाल है वह कवक को भोजन उपलब्ध करवाता है तथा शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य, शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन कवक को देता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित भोजन, संश्लेषित का मतलब बनाया हुआ, संश्लेषण का मतलब बनाना और संश्लेषित का बनाया हुआ। शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाया गया, संश्लेषित से बनाया गया खाद्य भोजन कवक को प्रदान करता है या कवक को देता है, कवक को प्रदान करता है। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए। लाइकेन ये भी सहजीवी संबंध का उदाहरण है। एक और लिखते हैं राइजोबियम। राइजोबियम छोड़ के ऐसे लिख लो, ऐसे पॉइंट लगा के ऐसे लिख लो। पहले चलिए लिखो फिर आगे लिखते हैं, ठीक है।
चलो ये लिख लिया आपने, चलो मेरे हिसाब से लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा तो वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। इसके आगे चल आगे लिखवाते हैं आपको। अगला पॉइंट है तो मैं देता हूँ अगला पॉइंट, नया पॉइंट है मैंने इसको बुझा दिया है। मैं तो भी कुछ नहीं आएगा। अब देखो देखना से चलो मृदा में पुनः कोशिकों की, मृदा में कोशिकों की पुनःपूर्ति, मृदा में कोशिकों की पुनःपूर्ति किस प्रकार होती है। इसमें लास्ट पॉइंट है, पार्ट का फिर पार्ट खत्म हो जाएगा। तो देखना अभी ध्यान से, हम क्या कहते हैं कि जो खेतों में धान वगैरह उगाते हैं तो क्या होता है, धान मतलब पेड़ पौधे उगाए, गेहूं के पेड़ उगाए, मतलब बीज बोया फिर गेहूं के पेड़ उगे, तो वो जमीन से क्या लेते हैं, पोषक तत्व, खनिज लवण, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट सब लेते हैं, ठीक है। जिस प्रकार ये जो पेड़ पौधे हैं और जमीन से पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब क्या है, खनिज लवण, ये सब पोषक तत्व है। ये जो पेड़ पौधे हैं और जमीन से पोषक तत्व लेते रहते हैं। जो जमीन में क्या होता है कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो इस कमी को वापस पूरा कैसे किया जाए, तो इसीलिए खेतों में खाद व उर्वरक डाले जाते हैं। बाजार से खाद तो प्राकृतिक होती है, जैविक खाद, और उर्वरक ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक लवण होते हैं जो बाजार में मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जमीन में पोषकों की पुनः पूर्ति करते हैं, वापस पोषकों से समृद्ध जमीन को बना देते हैं। जिन पोषकों की जमीन में कमी हुई है उनको वापस पूरी करते हैं। कौन करता है, खाद व उर्वरक। और इसके अलावा एक और है, राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है जो फलीदार पौधे जैसे मटर, सेम, चना, इनकी जड़ों में रहता है। ये जीवाणु है राइजोबियम जो पौधों की जड़ों में रहता है, और यह करता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलता है और जमीन में मुक्त कर देता है, जमीन में छोड़ देता है। फिर पेड़ पौधे नाइट्रोजन के यौगिकों को जल, खनिज लवण के साथ साथ ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये राइजोबियम जो है वो भी जमीन में पोषकों की पुनःपूर्ति करता है, ठीक है। तो मृदा में पोषकों की पुनःपूर्ति किस प्रकार होती है उसका हम लिखेंगे, लिखना है ध्यान से। जो पादप है पेड़ पौधे, पादप मृदा से खनिज पोषक, जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी में से खनिज पोषक अवशोषित करते हैं। खनिज जो पोषक है उनको अवशोषित करते रहते हैं, लेते रहते हैं, अवशोषित करते हैं। एक मिनट चौक लेके आऊंगा, चौक। जो आगे लिखा होगा, पादप मृदा से खनिज पोषक अवशोषित करते हैं जिससे मृदा में या मिट्टी में इन पोषकों की कमी बढ़ जाए। मृदा में इन पोषकों की कमी हो जाती है, पोषकों की कमी हो जाती है तो इन पोषकों की कमी को
पूरा करने के लिए इस जमीन में क्या मिला जाता है? खाद और उर्वरक करने के लिए खाद और उर्वरक मृदा में मिलाए जाते हैं, मृदा में मिलाए जाते हैं। जो उर्वरक होते हैं क्या होते हैं? इसमें एनपीके, नाइट्रोजन, एनपीके। तो इन उर्वरकों में उर्वरक होते हैं, उर्वरकों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनकी मात्रा बहुत अधिक होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व पोटेशियम की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। इन उर्वरक और खाद को मिलाया जाता है, उर्वरक और खाद को, इन उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस प्रकार मृदा में खनिज फास्फोरस की पुनर्पूर्ति की जाती है। एक बार एग्जांपल लिखना, जो फलीदार पौधों की जड़ों में, फलीदार पौधे की जड़ों में, जैसे फलीदार पौधे कौन से? मटर, सेम, चना, ये